मित्रों नमस्कार, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। पिछली वीडियो में आपने लिंग के बारे में पढ़ा है, लिंग के बारे में और भी अध्ययन किया होगा। मित्रों लिंग मतलब चिन्ह, तो जिनसे हम पुरुष या स्त्री जाति का बोध करें, जिन चिन्हों के द्वारा, उसे लिंग कहते हैं। लिंग की खूब चर्चा कल हो गई थी। प्रायः स्त्रीलिंग शब्द, प्रायः पुल्लिंग शब्द, प्रायः प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द, प्रायः अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द और कुछ प्रश्न आपको बताए थे। तो लिंग का पोर्शन कल ही समाप्त हो गया था। आज एक नया पोर्शन पढ़ेंगे। तो नए पोर्शन में देखते हैं, आज वचन का अध्ययन करेंगे। वचन, मित्रों वचन खूब पढ़े हैं आपने, और यदि नहीं पढ़े हैं तो जिनकी शादी हो गई है, हिंदू रीति रिवाज से जिनकी शादियां हुई हैं, उनने वचन पढ़ा बस नहीं होगा, वचन सुने भी होंगे। 7-5 वचन होते हैं शादियों में, तो 7-5 वचन सुने होंगे। 7 वचन स्त्री के होते हैं और 5 वचन पुरुष के होते हैं कि ये वचन मैं आपसे मांगता हूं, आपको देना पड़ेगा। क्योंकि शादी विवाह है क्या? एक अनुबंध है, चाहे वो इस्लाम रीति रिवाज से हो और चाहे हिंदू रीति रिवाज से हो, एक अनुबंध है। ये शर्तें हैं, अगर इन शर्तों को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। इस्लाम में वही कबूल है, कबूल है, कबूल है, कुछ लेख रहता है, उसको पढ़ा जाता है और फिर स्त्री कहती है कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो क्या है? अनुबंध है, कबूल किया गया उसको। और हिंदू रीति रिवाज भी वही है, उसमें भी 7-5 वचन होते हैं। स्त्री अपने पति से 7 वचन रखती है कि मेरे ये बातें हैं, अगर ये स्वीकार हो आपको तो मैं बाएं अंग आऊंगी आपके, अन्यथा नहीं। तो फिर पुरुष वहां कहते हैं कि ठीक है, ये 7 वचन मुझे स्वीकार है, लेकिन कुछ बातें मेरी भी हैं, वो भी आपको माननी होंगी। तो अगर ये बातें आपको स्वीकार हैं तो फिर आप मेरे साथ आ सकती हैं। तो ये क्या है? एक अनुबंध है। तो विवाह मित्रों एक अनुबंध है, एक समझौता है। वचन की बात चल रही है, तो वचन मतलब संख्या बोध। सीधी बात, जिन चिन्हों के द्वारा हमें संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अगर संख्या 1 है तो एक वचन है, और अगर संख्या अनेक है तो बहुवचन है। मित्रों ये वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अगर संख्या 1 है तो एक वचन, और अगर संख्या अनेक है तो बहुवचन। जैसे इस पौधे का एक पत्ता सूख गया, या इस पौधे का पत्ता सूख गया, तो इस पौधे का पत्ता सूख गया, इससे हमें क्या पता चला कि एक पत्ता सूख गया। लेकिन इस पौधे के पत्ते सूख गए। पत्ते और पत्ता स्पष्ट है दोनों से कि अगर पत्ता शब्द लिखा जा रहा है तो एक पत्ते की बात है, लेकिन पत्ते शब्द लिखे जा रहे हैं तो फिर बहुवचन में है। तो इस तरह से हम एक वचन और बहुवचन की पहचान कर लेते हैं। इनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला है आ का ए में परिवर्तन करके। मित्रों आ है, आ का परिवर्तन ए में कर दें। आ का परिवर्तन ए में करके हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे पुस्तक शब्द है, पुस्तक, तो आप पुस्तक में देख रहे हैं का में आ है, तो पुस्तक का जो बहुवचन होगा वो होगा पुस्तकें, इस तरह से। तो ए जुड़ा वहां पर। यहां मित्रों ए जोड़कर ए, इस तरह से पुस्तकें, पुस्तक का पुस्तकें बनाया। अब ए जोड़कर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हम ए जोड़कर वचन परिवर्तित करते हैं। जैसे पत्रिका, पत्रिका शब्द है तो पत्रिका शब्द का बनेगा बहुवचन पत्रिकाएं। ऐसे बहुत सारे, जैसे बड़ा आ का ए में परिवर्तन करके बड़ा आ, जैसे कपड़ा है तो कपड़ा का बहुवचन कपड़े, लड़का का लड़के। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें वृंद, गण, वर्ग, लोग, जन आदि शब्द लगाकर हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे नेता है तो नेता का बहुवचन क्या होगा? नेतागण होगा।
गुरु है, गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन होगा। गरीब का गरीब लोग, अमीर का अमीर लोग। इस तरह से हम वचन में परिवर्तन कर सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दोनों वचनों में समान रहने वाले शब्द हैं, जैसे फूल, भाई, प्रेम, बालक, फल, मुनि, हाथी, क्रोध, ऋषि, बाजार। ये ऐसे शब्द हैं जो दोनों वचनों में समान रहते हैं। अगर आ जाए फल का बहुवचन क्या होगा, तो फल का बहुवचन फल ही होगा। पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होगा। हाथी का बहुवचन हाथी ही होगा। बालक का बहुवचन बालक ही होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो फूल मतलब एक फूल और फूलों मतलब बहुत से फूल। तो मित्रों, पहली बात तो ये ओ को ध्यान रखिए आप। ओ किसी का रूल्स नहीं है, वचन में ओ का कोई नियम नहीं है। ओ एक कॉमन शब्द होता है, वो चाहे जिसमें जोड़ दें और वो उसमें जुड़कर बहुवचन बना देता है, लेकिन व्याकरणिक तौर पर ऑथेंटिक नहीं है ओ। और ओ तो इतना प्रचलन में है कि हिंदी तो हिंदी, हम अंग्रेजी में भी ओ जोड़ देते हैं। कोई सामान आया, शिक्षकगण बैठे हैं, तो वहां कह देते हैं टीचरों को दे दो, टीचरों को दे दो। मित्रों, ओ तो हमारा है ना, हिंदी का है। ये टीचर इंग्लिश शब्द है और इंग्लिश में कैसे ओ चला गया? टीचर्स हो सकता है कि टीचरों होगा। तो ओ कॉमन है, समाज में ले लिया गया है, बहुवचन बन जाता है। लेकिन अगर फूल का आए तो वहां फूलों नहीं होगा, फूल का बहुवचन फूल ही लिखेगा। हाथी जल क्रीड़ा कर रहा है और हाथी जल क्रीड़ा कर रहे हैं। आप दो वाक्यों को देखिएगा, दोनों में हाथी है। हाथी जल क्रीड़ा कर रहा है, तो इसमें जो हाथी है वो एक वचन है, और हाथी जल क्रीड़ा कर रहे हैं उसमें जो हाथी है वो बहुवचन में है। बालक सो रहा है और बालक सो रहे हैं। बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं मित्रों। आप देखिए, ये बालक बहुवचन में है और ये बालक एक वचन में है, बल्कि बालक का रूप परिवर्तित नहीं हुआ। तो बालक का बहुवचन बालक ही होता है। लेकिन हम कैसे पहचानें? जब दोनों बालक बालक लिखे हैं तो हम कैसे जानें कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है? मित्रों, जहां ऐसी कंडीशंस होती हैं कि दोनों समान ही शब्द होते हैं, तो वहां हम फिर क्रिया से पहचान करते हैं, जैसे रहा है और रहे हैं। वायुयान उड़ रहा है, वायुयान उड़ रहे हैं। तो रहा है, रहे हैं, वायुयान उड़ रहा है तो एक वचन है, वायुयान उड़ रहे हैं तो बहुवचन है, बहुत से उड़ रहे हैं। हाथी जल क्रीड़ा कर रहा है और कर रहे हैं, तो हाथी जरूर परिवर्तित नहीं है, लेकिन हम इससे समझ गए कि वो एक वचन में है और वो बहुवचन में है। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो दोनों वचनों में समान होते हैं। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आदरार्थक बहुवचन होते हैं। मित्रों, आदरार्थक, आदरार्थक मतलब आदर सूचक। हिंदी में आदर सूचक शब्दों को हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जिसको आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। जैसे माता जी हैं, तो माता जी तो सिंगल हैं, अकेली हैं, एक वचन में होना चाहिए, लेकिन माता जी आ गई। माता जी आ गई नहीं बोलते, आ गई। पिताजी आ गए, तो पिताजी 4-6 थोड़ी है, पिताजी तो एक हैं, लेकिन पिताजी आ गए, भाई साहब आ गए। मेरे गुरुजी भोपाल में रहते हैं, ऐसा तो नहीं कहते मेरा गुरुजी भोपाल में रहता है, मेरा पिता आ गया, कभी नहीं, क्योंकि आदरार्थक बहुवचन होता है। और आदरार्थक बहुवचन ये कहता है कि आदर सूचक शब्दों को
बहुवचन में रखा जाता है। अंग्रेजी में हो सकता है कि यू, सबके लिए, तुम, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। सम्माननीय लोगों के लिए तुम नहीं, आप हैं। तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आदर्शसूचक शब्द हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। सदा एक वचन शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। सदा एक वचन शब्द, इनका कोई बहुवचन नहीं होता, ये एक वचन में ही रहते हैं। जैसे दूध, पानी, बारिश, आसमान, जनता, सामान, सामग्री, सोना, एक वचन में ही, इनका बहुवचन नहीं होता। जैसे दूध है तो दूध उबल रहा है, एक वचन में ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि दूध उबल रहे हैं, इतने सम्माननीय नहीं है कि दूध जी उबल रहे हैं। दूध उबल रहा है, एक वचन में ही प्रयोग होगा। पानी बरस रहा है, एक वचन में ही प्रयोग होगा, पानी बरस रहे हैं नहीं। आसमान खुल गया है, खुल गए हैं नहीं। सामान रखा है, सोना खरीद लिया है, भले सोना कितना भी महंगा हो, लेकिन बहुवचन में प्रयोग नहीं करेंगे, इतने सम्माननीय नहीं है। हमेशा एक वचन शब्द है। सोना खरीद लिया है तो हमेशा एक वचन शब्द है ये। दूध, पानी, बारिश, आसमान, जनता, सामान, सामग्री, सोना। मित्रों ध्यान रखिएगा इन शब्दों को, अनगिनत बार परीक्षा में आए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, प्रायः बहुवचन शब्द हैं ये, इनका एक वचन नहीं होता। जैसे आंसू है, आंसू आ गए, आंसू निकल आए, ये नहीं कहते कि आंसू आ गया, मेरा आंसू निकल आया। आंसू शब्द हमेशा बहुवचन शब्द है, तो वहां आप कहते हैं कि आंसू निकल आए। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कर दिए, दर्शन कर लिए, प्रायः बहुवचन शब्द है। प्राण, प्राण चले गए, ना कि प्राण चला गया। प्राण पखेरु हो गए, तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं इनका, तो ये प्रायः बहुवचन शब्द हैं। मित्रों एक चीज और ध्यान रखिएगा, केवल व्यक्तिवाचक जातिवाचक को छोड़कर, मतलब भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, केवल जातिवाचक को छोड़कर जितनी भी संज्ञाएं हैं वो प्रायः एक वचन में होती हैं। जैसे सेवा करना हमारा धर्म है, सेवा भाव है, सेवा एक वचन में आएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी जातिवाचक है, लेकिन नदी में कोई व्यक्तिगत नदी, विशेष नदी गंगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि केवल जातिवाचक को छोड़कर भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, ये जितनी भी संज्ञा हैं केवल जातिवाचक को छोड़कर वो प्रायः एक वचन में प्रयोग होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयोग होती हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है उनका एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। जैसे संतरा टोकरी में रखा है, टोकरी में रखा है, तो मित्रों एक वचन में भी प्रयोग हुआ। और यहीं अपन लिख सकते हैं संतरे टोकरी में रखे हैं, तो ये बहुवचन शब्द है। मतलब जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो प्रायः दोनों वचनों में प्रयोग की जाती हैं, एक वचन में भी प्रयोग की जाती है और बहुवचन में भी प्रयोग की जाती है। इस तरह से जातिवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में हो गई। लेकिन संबोधन की बात जहां आती है तो संबोधन में हमेशा ओ की जगह ओ का प्रयोग किया जाता है। ओ, जैसे ओ आपको बताया ना कि ओ चाहे जहां लगा दें तो वो बहुवचन बना देता है, लेकिन जब संबोधन की बात आती है तो संबोधन में ओ का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नहीं, वो तो मोदी जी कहते हैं, भाइयों बहनों तो ओ मोदी जी कहते हैं। हो सकता है कि उनकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो,
लेकिन व्याकरणिक तौर पर ओ नहीं बोला जाता, संबोधन में ओ का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों ना कि बच्चों, भाइयों, बहनों, तो ओ का प्रयोग ना करके संबोधन में हमेशा ओ का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप वचन समझ गए होंगे। और वचन से प्रश्न कैसे आते हैं, तो शब्द देते हैं, शब्द को पहचानना होता है कि इसमें कौन सा, जैसे आंसू है, हस्ताक्षर है, दर्शन है, प्राण है, जनता है, सोना है, सामग्री है, ये जितने शब्द हमने बोले इसमें से ऐसा कोई शब्द नहीं है जो परीक्षा में ना आया हो। अभी कुछ समय पहले या जेल प्रहरी में या वन रक्षक में, एक में हिंदी आती है शायद जेल प्रहरी में, तो जेल प्रहरी का ही क्वेश्चन है आपका। ये पेड़ आया था, पेड़ का बहुवचन, पेड़ का बहुवचन पेड़ होता है, घर का बहुवचन घर होता है, मतलब दोनों वचनों में समान रहते हैं। ये वही एक वचन है, वही बहुवचन है। हाथी का हाथी, बालक का बालक, ऋषि का ऋषि, बाजार का बाजार, घर का घर, वही रहता है। खूब आए हैं ये। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, वचन पहचानने के लिए आते हैं। अब इसके बाद अगला पढ़ते हैं काल। काल टॉपिक, लिंग हो गए, वचन हो गए, अब इसके बाद काल पढ़ेंगे। मित्रों, काल है क्या? काल मतलब होता है समय। ये तो आप जानते हैं कि काल मतलब समय। और काल में सबसे पहले भूतकाल, मतलब इसके 3 भेद किए गए हैं। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे भूतकाल, फिर यहां लिखेंगे वर्तमान काल, और फिर यहां लिखेंगे भविष्य काल। भूत, वर्तमान और भविष्य। मित्रों, एक दिन हमने वीडियो में आपको बताया था, सास बहू की लड़ाई के बारे में बताया था। तो सास बहू में न बनने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है काल। क्योंकि जो बहू रहती है वो यहां रहती है, और जो सास रहती है वो यहां रहती है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों यहां रहते हैं वर्तमान में। लेकिन सास क्या चाहती है बहू से, कि हम जब बहू थे वैसी हमारी बहू हो। तो आप आज से 30 साल पहले बहू थी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो वो संभव कैसे है? लेकिन बहू भी आज नहीं है, वर्तमान में नहीं है, वो भविष्य में है, कि अभी हम साड़ी पहने हैं, इनकी नौकरी लग जान दो, तो हमें तो इंदौर में रहने से होते हैं, तो हमें जो ही पहनना है, टी शर्ट, जीन्स, सलवार सूट, वो भी वर्तमान में नहीं। इसलिए दोनों में मानसिक रूप से टकराव होता रहता है, सोच का अंतर है सर। काल की बात है ये। बाकी भूत मीन्स भूत ही होता है, बीता हुआ, वही भूत जो डरावना होता है। क्योंकि जो बीत जाए और वो फिर हमें कहीं दिख जाए, वही तो भूत है। तो बीते हुए समय को, क्योंकि यहाँ काल मीन्स समय है, तो समय को, बीते हुए समय को हम भूत काल कहते हैं। और जो अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और जो आगे आएगा उसे हम भविष्य काल कहते हैं। मित्रों, काल एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप 10 किताबें उठाएं, अरिहंत को लें, आनंद को लें, लूसेंट को लें, हरदेव बाहरी जी की किताब उठाएं, पृथ्वीनाथ पांडे जी की उठाएं, संजीव कुमार की उठाएं, ओमकार नाथ वर्मा की उठाएं, आप 10 किताबें ऐसे खोल के रख लें और सभी में काल नामक टॉपिक खोल लें, तो एक रूपता नहीं मिलेगी। मतलब इसका मानकीकरण नहीं अभी तक हो पाया इस टॉपिक का। क्यों समान नहीं लिखते, क्यों राइटर्स में मतभेद है, क्यों अलग अलग लिख रहे हैं? तो इसके लिए हमने क्या किया कि 5 राइटर्स का अध्ययन किया, और उन 5 राइटर्स में से जो 3 में एक रूपता दिखी, वो हम आपको यहां पढ़ाते हैं। उसी को हम मानकीकृत समझते हैं, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न आए कुछ, तो उनके उत्तर लगभग सही निकले जो हमने पढ़ाए, इसलिए हम यही पढ़ाते हैं। और फेमस राइटर यही जो हमने अभी नाम लिए,
पृथ्वीनाथ पांडे जी, हरदेव बाहरी जी, संजीव कुमार जी, ओमकार नाथ वर्मा, इन्हीं की पुस्तकों का हमने अध्ययन किया और अध्ययन करके जिनमें 3 में एक रूपता पाई वो हम आपको यहाँ पढ़ाने का प्रयास करते हैं और वही मानकीकृत है। परीक्षाओं में 1-2 बार देखा भी है तो क्वेश्चन सही भी हुए। तो मित्रों, अगर भूतकाल के भेद की बात करें तो भूतकाल के 6 भेद किए गए हैं और वर्तमान काल के 5 भेद किए गए हैं और भविष्य के 3 भेद किए गए हैं। मैं पहले ही से आपको बता रहा हूं कि इसमें एक रूपता नहीं मिलेगी। आपके पास जो पुस्तक है उसमें अंतर मिल सकता है। कई लोग कमेंट में लिखेंगे सर उसमें तो इतना लिखा है, उसमें तो इतना, तो आपको मैं पहले आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यहां अंतर मिलेगा, लेकिन आपको यही पढ़ना है जो यहां मैं पढ़ा रहा हूं। ये मैं अपना खुद का नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मेरी मेहनत है 11 सालों की। मानकीकृत मैटर ढूंढने का प्रयास किया है और वही चीज हम आप तक भेज रहे हैं। तो मित्रों, सामान्य सभी में होता है, यहां भी सामान्य भूतकाल, यहां सामान्य वर्तमान काल और यहां सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य तीनों में होता है, ऐसे याद करना है आपको। दूसरा होता है आसन्न। तो आसन्न केवल यहां होता है, यहां नहीं होता आसन्न और यहां भी नहीं होता आसन्न। 1 2 3 4 5 6 मित्रों, जो सारणी हमने अपनी डायरी में बनाई हुई है वही सारणी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तरीका सरल है। ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि सामान्य सभी में है और आसन्न केवल यहां पर है, इसमें नहीं है आसन्न और उसमें नहीं है आसन्न। तीसरा देखें तो पूर्ण, तो यहां पूर्ण है और यहां पूर्ण है, यहां नहीं है। समझ रहे हैं आप? याद करने का ये तरीका है। फिर है अपूर्ण। तो मित्रों, यहां अपूर्ण है और यहां अपूर्ण है, यहां नहीं है। यहां कुछ राइटर इसको तात्कालिक भी बोल रहे हैं, अपूर्ण को तात्कालिक। ध्यान रखिएगा मित्रों, तात्कालिक। इसके बाद संदिग्ध, यहां भी और संदिग्ध यहां भी, संदिग्ध और यहां भी संदिग्ध। यहां संदिग्ध नहीं करना है, यहां संभाव्य करना है, संभाव्य। मित्रों, यहां संदिग्ध, यहां जो है संभाव आएगा, हेतु हेतु मद यहां नहीं आएगा और दोनों में हेतु हेतु मद आएगा। यहां हेतु हेतु मद और यहां भी हेतु हेतु मद। मित्रों, इसके 6 भेद, इसके 5 भेद और उसके 3 भेद, यही आपको याद रखना है। अब बात आती है सामान्य की। तो सामान्य मतलब राम गया था, राम जा रहा है, राम जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा आप। उदाहरण, सामान्य भूतकाल गया था, बीते हुए समय की बात है, जा रहा है वर्तमान में और जाएगा। बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, समझने की आवश्यकता है इसको, आसन्न को। आसन्न मतलब होता है मित्रों निकट। यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो आसन्न है और वर्तमान का पूर्ण है, इसके उदाहरण मिलते जुलते मिलेंगे आपको। हो सकता है कि एक ही उदाहरण हो दोनों के। ऐसा क्यों? क्योंकि आसन्न मीन्स होता है निकट, जो कार्य ठीक अभी अभी हो चुका है।
अब जब ठीक अभी अभी हो चुका है तो निश्चित है वो वर्तमान समय में पूरा हो चुका है। तो जब वर्तमान समय में पूरा हो चुका है तो पूर्ण का वही उदाहरण होगा जो आसन्न का होगा। कोई खाना खा रहा है और आपसे वो कह रहा है कि खाना खा लीजिए, और आप कह रहे हैं मैं खा चुका। इसका मतलब क्या हुआ? मैं खा चुका मतलब ये कार्य ठीक थोड़ी देर पहले हुआ है, अभी अभी हुआ है। लेकिन अगर आप कहते कि मैंने खाना खा लिया था, तो फिर अभी अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। अगर मैंने खाना खा लिया था, राम ने रावण को मारा था, बहुत पहले की बात है। मैंने अखबार पढ़ लिया था, बहुत पहले की बात है। लेकिन मैंने अखबार पढ़ लिया तो आसन्न है। मैं खाना खा चुका, मैंने खाना खा लिया है तो आसन्न की बात है। तो मित्रों, आसन्न के उदाहरण और यहां पूर्ण के उदाहरण एक से होंगे दोनों। लेकिन काम अगर ज्यादा देर पहले हो गया है तो वो पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि भूतकाल में बहुत पहले हो चुका है काम पूरा। लेकिन अपूर्ण क्या है? बात भूतकाल की है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। हम सब साथ खेल रहे थे, हम सब साथ खेल रहे थे, खेल नहीं चुके थे, काम पूरा नहीं हुआ था, हम सब साथ खेल रहे थे। बात भूतकाल की है लेकिन काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। चिड़ियां घोंसला बना रही थीं, बना नहीं चुकी थीं। अगर बना चुकी होती तो पूरा हो जाता काम। चिड़ियां घोंसला बना रही थीं, काम चल रहा था, लेकिन जो समय बीत चुका है उसकी बात बता रहे हैं हम, तो भूतकाल की बात है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। संदिग्ध, संदिग्ध मतलब काम होगा, हुआ या नहीं हुआ, वो संदिग्ध है। मां को पत्र मिल गया होगा, तो कहीं ना कहीं यहां संदिग्ध है। ट्रेन आ गई होगी, मतलब ट्रेन आती है, समय बीत चुका है, अब क्लियर नहीं है कि आई कि नहीं आई, तो है तो भूतकाल की बात लेकिन आ गई होगी, वो संदिग्ध है। अब हेतु हेतु मत क्या है? जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां हेतु हेतु मद होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां हेतु हेतु मद होता है। लेकिन अगर बात बीते हुए समय की है तो हेतु हेतु मद भूतकाल, अगर बात आगे आने वाले समय की है तो हेतु हेतु मद भविष्यकाल। मित्रों यहां एक राइटर हुए पृथ्वीनाथ पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे जी, इन्होंने वर्तमान में भी हेतु हेतु मद लिखा है। बाकी किसी ने यहां हेतु हेतु मद नहीं लिखा, तो उन्होंने पूर्ण नहीं लिखा। तो मुझे इनका मत सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि पूर्ण और आसन्न तो एक ही है। तो उन्होंने पूर्ण नहीं लिखा और पूर्ण की जगह हेतु हेतु मद लिखा। 5 भेद उन्होंने भी बताए। लेकिन अधिकतर राइटर इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको ये बताया, और यही परीक्षा में आता है, लूसेंट में भी यही लिखा है। और इस बारे में मेरी तो संजीव कुमार जी से बहस भी हुई, लेकिन हमने यही पूछा था कि आपने क्यों नहीं लिखा, बोले वहां होता ही नहीं है तो क्यों लिखते। तो मैंने कहा फिर पृथ्वीनाथ जी ने क्यों लिखा है, और पृथ्वीनाथ पांडे जी ने उदाहरण भी दिए हैं, और उदाहरण है भी। हमने आपको अभी क्या बताया कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां हेतु हेतु मद होता है। लेकिन अगर बीते हुए समय की हो तो हेतु हेतु मद भूतकाल, अगर काम चल रहे समय में हो तो हेतु हेतु मद वर्तमान काल, और अगर आगे आने वाले समय की बात हो तो हेतु हेतु मद भविष्यकाल। उदाहरण देख लेते हैं। राम गा रहा था इसलिए मैं बजा रहा था। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है,
वर्षा होती तो फसलें अच्छी होती। बीते हुए समय की बात है, समय पर चलते तो ट्रेन मिल जाती। बीते हुए समय की बात है, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो मित्रों, हेतु हेतु मद भूतकाल हो गए। राम गा रहा था इसलिए मैं बजा रहा था, लेकिन राम गा रहा है इसलिए मैं बजा रहा हूं। तो हेतु हेतु मद वर्तमान है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि केवल इतने ही भेद आपको पढ़ना है। आपसे बहुत ज्यादा कोई कुरेद के पूछे तो बता देना कि हाँ, केवल पृथ्वीनाथ पांडे जी ने वर्तमान में हेतु हेतु मद लिखा है और किसी ने नहीं। तो यहां तक आपको दिख रहा होगा नीचे। हेतु हेतु मद भविष्य, राम गाएगा तो मैं बजाऊंगा। राम ने गाया था तो मैंने बजाया था, राम गा रहा है तो मैं बजा रहा हूं, और राम गाएगा तो मैं बजाऊंगा। आगे आने वाले समय की बात है, भविष्य की बात है, तो वहां हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। यदि पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, सत्य कह रहा हूं। यदि पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। हेतु हेतु मद भविष्य काल है। और यदि पढ़ लिया होता तो सफल हो गए होते। तो मित्रों, कुछ समय बाद ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए प्रयास करिए। पढ़ लिया होता तो सफल हो गए होते, हेतु हेतु मद भूतकाल, लेकिन पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो आपको हेतु हेतु मद समझ में आ गया होगा। अब बात रही यहां अपूर्ण वर्तमान की। तो अपूर्ण वर्तमान मतलब वर्तमान में काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। राधा नाच रही है, राधा गाना गा रही है, राधा नृत्य सीख रही है। संदिग्ध वर्तमान में काम होता है, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ है ये क्लियर नहीं है। वैसे इसकी बहुत अच्छी पहचान आपको अगर बता दें तो संदिग्ध में होगा और संभाव्य में हो, ये बहुत अच्छी पहचान है। होगा और हो। शायद वह उठ गया हो, संभाव्य है, लेकिन वह उठ गया होगा संदिग्ध है। तो उदाहरण में आप ये देखिएगा कि होगा और हो आपको यदि मिले तो बहुत अच्छे से आप पहचान पाएंगे, क्योंकि संदिग्ध मतलब क्लियर नहीं है हुआ कि नहीं। शायद वह उठ गया हो तो संभावना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वह उठ गया होगा क्लियर नहीं है। तो संभावना और संदेह, तो संदिग्ध में संदेह है और संभाव्य में संभावना है। यही यहां पर है मित्रों, संभाव्य, लेकिन भविष्य के बारे में। शायद शाम तक पिताजी आ जाएंगे, शाम तक, आगे भविष्य की योजना है। सामान्य भविष्यकाल, मेरा भाई 10वीं की परीक्षा देगा, निश्चित है कि आगे आगे होने वाले समय के बारे में जहां बताया जाए, मेरा भाई 10वीं की परीक्षा देगा, शायद शाम तक पिताजी आ जाएंगे, और यदि पढ़ लोगे तो सफल हो जाओगे। ये इसका उदाहरण। तो मित्रों, काल आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे बेहतर और काल कैसे आप पढ़ सकते हो, इससे बेहतर नहीं पढ़ा जा सकता। तो निश्चित तौर पे आपसे काल बनने लगे होंगे। सभी के उदाहरण आप वीडियो में सुनकर लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और नोट्स तो बनाना ही है, क्योंकि आपने एक बार वीडियो देखी, आपने सुना, उसको बार बार आपने रोक के आगे बढ़ा के बहुत भली भांति पढ़ा और फिर आपने लिखा। तो 3-4 बार आपने जब उसको देखा तो निश्चित तौर पे आपसे वो मैटर बनने लगेगा। तो जब आप परीक्षा के लिए जाएंगे तो सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। और हिंदी सिर्फ आपके शिक्षक भर्ती के लिए नहीं, एसआई के लिए तो वरदान है। और इतने ही लेवल की हिंदी चाहिए एसआई के लिए जितनी लेवल की हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन आउट नहीं जाता हिंदी से एसआई में। तो आप ध्यान से पढ़िएगा मित्रों, जुड़े रहिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि पहले वीडियो आप तक पहुंचे। निरंतर पढ़िए, जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि एक शिक्षक का मूल्यांकन छात्र ही करता है। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।